हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिजिक्स गुरु। आपका सभी का जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। और यहाँ से जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है मिल जाएंगे आपको एयरफोर्स, नेवी और जितने भी आपके एनडीए के एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो है पूछी जाती हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट केस हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि अगर कोई बॉडी जो है या फिर कोई पार्टिकल है, किसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं एट सम एंगल विद हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल के साथ में कुछ एंगल पे अगर हम लोग उसको फेंक रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो बॉडी जो है एक बार जो है ऊपर जाएगी, उसके बाद में जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो है बेटा नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास में एक बॉडी है, इसको जो मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं तो ये बॉडी ऐसे जाएगी और वापस आके अर्थ पे गिर जाएगी। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग चलती हुई बस में जो है केले के छिलका फेंक देते हैं, चलती हुई बस में या चलती हुई गाड़ी में जो है किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने के बजाय जो है ऑब्जेक्ट ऐसे जाके गिरेगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी को अगर मैं बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं तो वहां पे जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं माना जाएगा। वो भी किसी एंगल पे तो फेंका गया है, वहां पे एंगल आपका 90 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली हम लोग ध्यान रखेंगे कि एंगल जो होता है वो ना तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से कम एंगल का होना चाहिए, तो वहां पे माना जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कुछ बातें जो हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशंस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करते हैं, डील करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। सबसे पहली कंडीशन बेटा ये होगी कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं उस केस में जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। यानी वहां पे ये मान के चलना है कि वहां पे हवा नहीं बह रही है, एयर इज नॉट फ्लोइंग, तो उस केस में जो हम लोग उसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लो कि मैंने किसी कागज को जो है ऐसे फेंका है और हवा चल रही है तेज, तो कागज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, वो कागज जो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। सेकंड नंबर की कंडीशन क्या है, नंबर 2 की जो कंडीशन है वो क्या है, अर्थ रोटेशन इज नेग्लेक्टेड। दूसरी कंडीशन हमको ये लेके चलना है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे अर्थ के ऊपर, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से जो है फेंकता हूँ और वहां जाके गिरती है, तो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहता है, एयर में रहता है, उतने टाइम में अर्थ भी रोटेट कर जाती है। ठीक है ना, इसको अगर आप अच्छे से समझे तो देखिए ये हमारे पास में अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर जो मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ से क्या किया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आके गिरेगा। ठीक है ना, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन देखिए ये जो डिस्टेंस है अगर बहुत ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है यानी रेंज बहुत ज्यादा है हमारे प्रोजेक्टाइल की, तो उस केस में देखो ये ऑब्जेक्ट जो है काफी देर तक हवा में रहेगा, काफी देर तक हवा में रहेगा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तब तक आपकी अर्थ रोटेट करती हुई घूम जाएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप फेंकना कहीं और चाहते थे और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं और जाके गिर गया। ठीक है ना, हो सकता है कि यहाँ पे कोई चीज हो जिसके ऊपर हम लोग निशाना लगाना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग मारना चाहते हैं, लेकिन अर्थ जब घूमेगी तो तब तक जो हो पत्थर यहाँ गिरने की बजाय यहाँ पे गिरेगा, तो मतलब आपका निशाना जो चूक जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशंस जो है लेके चलनी है बेटा। पहली कंडीशन क्या है, एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड एंड अर्थ रोटेशन इज टू बी नेग्लेक्टेड। दोनों ही चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए हमको मान के चलना है और इसको स्टडी करना है। ठीक है ना, अब सबसे पहले जो हमको क्या करना है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है,
दो टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हम लोग स्टडी करते हैं। एक वो वाला प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें हम लोग किसी बिल्डिंग या किसी हाइट से, अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को क्या करते हैं, हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं, ठीक है ना। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फेंकते हैं, हॉरिजेंटली फेंकते हैं। तो क्या होगा, ये बॉडी पहले आगे जाएगी, उसके बाद में नीचे आके गिर जाएगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा क्या होता है, अगर मैं बिल्डिंग की छत पे ना होके मैं यहाँ पे ग्राउंड पे हूँ और यहाँ से किसी बॉडी को मैं छोड़ रहा हूँ, तो बॉडी का जो मोशन है, वो बॉडी का जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसी ट्रेजेक्टरी हमको मिलेगी बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप के जो आपके मोशन है इनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल आपका कितना डिग्री है, 0 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और यहाँ पे कुछ और एंगल होगा 45 या 30, जो भी एंगल होगा, ठीक है, बट 90 से कम होना चाहिए। इन दोनों ही केस को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हम लोग बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी, ऐसे को हम लोग बोला करते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और सेकंड नंबर का जो आपका है, ये वाला जो हमने एंगल वाला दिखाया था नीचे से, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ग्राउंड के साथ में एक्स एक्सिस के अलोंग किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो हमको जो है बारी बारी से जो है 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करना है। पहले हॉरिजॉन्टल को करते हैं, उसके बाद में एंगुलर को करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए डायग्राम क्या होगा, मेरे पास में ये कोई बिल्डिंग h हाइट की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो ये इसका फुट है, यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं r डिस्टेंस, और यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जो है, किसी बॉडी को जो मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली क्या किया, थ्रो किया है। हॉरिजॉन्टली मैंने इसको प्रोजेक्ट किया और बॉडी का जो पाथ है कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाके हमारी बॉडी गिरी है फाइनली, ठीक है, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, y बोल रहा हूँ, या फिर बिल्डिंग की जो हाइट है वो h मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्डिंग की जो है टॉप है, बिल्डिंग की टॉप से जो है मैंने उसको यहाँ पे फेंका है। स्टार्टिंग में मैंने इस बिल्डिंग के ऊपर से इस बॉडी को फेंका, तो इस बॉडी को मैंने क्या दिया, कुछ वेलोसिटी दी इनिशियली। तो वो वेलोसिटी जो है वो आपकी होगी u, दैट इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, मान लो, ठीक है। जैसे कि मैंने इस बॉडी को जो है, पेन जो है, मैं इसको जो इस हाइट से जो है हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ, तो मैं इसको शुरू में कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वो वेलोसिटी मैंने मान लो 5 दी है, तो वो 5 वेलोसिटी कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से लेके वहां तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना मान लू, मैं 0 मान लू, और यहाँ पे t इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं कैपिटल T, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्मॉल t इज द स्टार्टिंग टाइम, इनिशियल टाइम 0 हो गया, और फाइनल बॉडी जो है फाइनली कहाँ पहुंच गई, बॉडी पहुंच गई इस पॉइंट के ऊपर। इसने में जो टाइम लगा है वो कहलाता है t। t को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे, जो कि कैपिटल T होता है, ठीक है। मतलब टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट दिस पाथ। अपने रास्ते को कवर करने में जितनी देर तक बॉडी जो है एयर में रही है, फ्लाइट कर रही है, उतने टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे बताओ, जब हम इस पॉइंट के ऊपर थे तो बताओ कितना टाइम हुआ होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल t, ठीक है ना। दैट इज एनी टाइम, ठीक है ना। ये कोई भी टाइम हो सकता है। मैं पूछूं कि बताओ इतने टाइम के बाद में बॉडी कहाँ पे होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आपने को ध्यान रखना है, ये जो आपका बिल्डिंग का जो फुट है, बिल्डिंग के फुट से लेके और जहाँ पे आपकी बॉडी गिरी है उस पॉइंट के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ क्या, रेंज, ठीक है ना। ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। तो P पॉइंट पे जाके बॉडी गिरी है, तो आपका जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो क्या होगा, रेंज ये होगा। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, किससे, R से। तो वेयर R इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेयर H इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोजेक्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और इसमें इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने को 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u
इज ऑलवेज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, यानी जितनी वेलोसिटी से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, उस वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो वो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी से मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि नंबर 2 पे जो है आपका इनिशियल जो है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी बताओ, 0 होगी। ठीक है ना, यानी बॉडी को जो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी एक्स एक्सिस में क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, तो लीनियर वेलोसिटी आपकी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपका नंबर 3 पे है आपका uy शुड बी 0, यहाँ पे ux ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसको मैं ux मान लेता हूँ और आपका जो ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी को मैं uy मान लेता हूँ। तो देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया है, तो बॉडी को मैंने ओनली x में प्रोजेक्ट किया है, y में मैंने नहीं प्रोजेक्ट किया है। देयर इज नो वेलोसिटी इज टू बी गिवन इन द y डायरेक्शन, यानी बॉडी को मैंने y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है, ओनली जो वेलोसिटी दी गई है वो केवल x डायरेक्शन में दी है। ठीक है ना, तो बॉडी केवल x में मूव करेगी। लेकिन देखिए जो स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूं तो स्टार्टिंग में मैं बॉडी को केवल x एक्सिस में वेलोसिटी दे रहा हूं और y की जो वेलोसिटी है वो 0 मान के चल रहा हूं, तो जो एक्सेलरेशन होगी y में वो 0 नहीं होगी। एक्सेलरेशन जो y में होगी वो क्या होगी बताओ, प्लस का g होगी, क्या होगी, प्लस का जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कभी 0 नहीं होती अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये बॉडी जो है उसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हमेशा होती, 0 नहीं होगी। लेकिन अलोंग द हॉरिजॉन्टल देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग देखो तो आपकी एक्सेलरेशन 0 होगी बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होगा, फाइनल क्या होगा। जैसे ही बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करता हूं, अपने हाथ से बॉडी को छोड़ देता हूं, तो जैसे ही बॉडी अपने हाथ से अलग होगी उस टाइम पे बॉडी जो है फ्री फॉल है। कैसे है, फ्री फॉल, यानी बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। लेकिन हमने उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, इस वजह से बॉडी जो है नीचे जाने की बजाय थोड़ी सी आगे की तरफ भी जाएगी। अब ये देखो, जब बॉडी हमारे हाथ में थी उस टाइम पे उसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फ्री कर दिया, फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया, तो उस टाइम पे अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगी उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बॉडी की कोई पोजीशन मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पोजीशन है बॉडी की, इस पोजीशन पे बॉडी आ गई, तो बॉडी के पास एक वेलोसिटी तो ऑलरेडी रहती है, उसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, जिसको मैं वीएक्स बोल रहा हूँ। वीएक्स का मतलब क्या है, कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, मान लो किसी टाइम के बाद में, इनिशियली तो कितना यूएक्स है, कुछ टाइम के बाद में वेलोसिटी होगी, तो मान लो ये वाली फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली वीएक्स। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वीएक्स इज इक्वल टू यूएक्स, यानी जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में मैंने दी थी वो वेलोसिटी सारे लास्ट तक कंप्लीट टाइम के अंदर जो है कांस्टेंट ही रहेगी। पहला ही पॉइंट मैंने लिखवाया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोल रहे हैं वी वाई, तो वी वाई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब जो बॉडी फ्री फॉल है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो उस केस में अर्थ जो है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, उस वजह से बॉडी नीचे की साइड में भी मूव करेगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी नीचे की साइड में भी होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट के पास में पहले कितने वेलोसिटी थी, ओनली सिंगल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे बॉडी के पास में 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक वर्टिकल वेलोसिटी है। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी, लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है हर जगह पे सेम नहीं होगी। हम अगर इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी यूएक्स थी या फिर फाइनल वेलोसिटी जो है अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें बेटा, तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, इट कैन नेवर चेंज। ठीक है ना, लेकिन जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में 0 थी, उसके बाद में वो बढ़ती जाएगी। किसी और पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे भी इसके पास 2 ही वेलोसिटी है, एक तो आपकी वी एक्स हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, वी वाई। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कम है, यहाँ पे और ज्यादा होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी। जितना हम लोग नीचे जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। इस वजह से ये वाली वेलोसिटी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता जाएगा। इस वजह से ये वेलोसिटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट को आगे जाने के बजाय नीचे की साइड में खींचना स्टार्ट कर देती है, और फाइनली जो है ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और लास्ट में आके किसी पॉइंट पे गिर जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे जैसे हमारे हाथ से बॉडी गिरती और अगर मैं बॉडी को इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं इस पेन को यहाँ से बिल्कुल हाथ से फ्रीली छोड़ देता हूँ तो पेन कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा।
देगा, क्योंकि उसके पास में मैंने हॉरिजॉन्टली कोई वेलोसिटी नहीं दी है, केवल वर्टिकल वेलोसिटी अपने आप उसके पास में क्रिएट हो जाएगी। जब वो हमारे हाथ से अलग होता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं एक्स एक्सिस में, तो बॉडी जो आगे जाके नीचे गिर जाएगी। उसका कारण क्या होता है, दो वेलोसिटी का होना, ठीक है। जब दो वेलोसिटी एक साथ होती है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट वो आपका यहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी है, ठीक है ना। एक्स के साथ में जो एंगल बनाया वो थीटा मान लेते हैं, तो उसके हम लोग डायरेक्शन भी बता देंगे कि किसी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी उसके पास में है और कितना उसका एंगल है, कितनी डायरेक्शन है, वो सब चीजें हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और इसका डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हमारे पास में काम ये होगा कि ये पता लगाना है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी का मतलब जो पाथ है वो कैसा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है ना। मैथमेटिकल इक्वेशंस के हम लोग देखते हैं कि जो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक शेप का, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो पाथ है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पाथ के इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, और इक्वेशंस को ड्राइव करके हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये जो मोशन है ये कैसा है, पैराबोलिक मोशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम के ऊपर मैं 2 इक्वेशन बनाता हूँ। एक तो इसका मोशन मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल लेके चल रहा हूँ, एक इसका मोशन मैं जो है अलोंग वर्टिकल लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर 1 पे लिख रहा हूँ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि आपको ये पाथ जो है पैराबोलिक ही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मोशन अलोंग, क्या लेके चल रहा हूँ, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग ओ एक्स, यानी ओ से लेके एक्स की साइड में जो मोशन होगा उसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो अलोंग ओ एक्स क्या होगा बताओ, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इसमें मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स मान लिया एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी जो उसकी एक्स में यू एक्स होती है, टाइम इसका टी है, यहाँ पे होती है यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, यू एक्स है, इंटू टी टाइम हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, ए एक्स हो गई आपकी, वो 0 के बराबर होगी, इंटू टी का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन जब 0 है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स इंटू टी, ठीक है ना। यू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगर मैं यू एक्स को क्या मान लूं, यू मान लूं, भाई हो सकता है आपकी जो वेलोसिटी यू एक्स है वो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, मतलब 5 की वेलोसिटी से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तो 5 वेलोसिटी को मैं क्या मान लेता हूँ, यू मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, u2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बताओ, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपन में क्या होगा, u होगा। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ से क्या क्या प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, तो वो होगा डिस्टेंस यहाँ तक की और अपॉन में उसकी इनिशियल स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं पूरा कंप्लीट रास्ते का पूछता हूं तो कंप्लीट रास्ते में उसका जो डिस्टेंस है कितना बताओ, रेंज है, तो r अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब जो हम लोग उसके बाद में क्या करते हैं, देखो उसके बाद में अपने को क्या करना है, सेकंड मोशन को लेना है अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। इसी मोशन को अलोंग वर्टिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अलोंग ओ वाई के अलोंग इस मोशन को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो है वो ए वाई में कितनी होती है बताओ, ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी होता है, और यहाँ पे जो यू वाई है वो कितना है, 0 है। हमने स्टार्टिंग में आपको 4 बातें बताई थी कि जो स्टार्टिंग में बॉडी के पास में इनिशियली कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, हमने केवल उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया। तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू होगा 0 इंटू टी प्लस में 1/2 इंटू ए वाई, कितना बताओ, ए वाई तो आपका प्लस का g है। यहाँ पे जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा डिक्रीज होती है। तो हम लोग वहां पे माइनस g का यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस g है। तो यहाँ पे आ गया इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना बताओ, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो टी आपका आएगा एक्स स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर इंटू ऊपर g आ जाएगा, साथ में आएगा x
का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो जो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर्स लिखे हैं उसमें क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट होता है, 2 इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो सभी कांस्टेंट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, के नाम से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है ना y की तो पावर कितनी है, 1 है, और x की पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, एक की वेरिएबल की पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ये होते हैं आपके 4 टाइप के पैराबोला, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बेटा। ठीक है, तो पैराबोलिक इक्वेशन जो आपको मिल गई, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे हमको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, हमसे कोई पूछे कि बताइए कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को जो है 5 की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से जो है मैंने उसको हॉरिजॉन्टली जो है फेंक दिया है। ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली किसी हाइट से फेंक दिया है, तो बताइए कि वो कितनी दूर जाके गिरेगी, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन से उसकी रेंज क्या होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब कितना टाइम लेगा नीचे आने में। ठीक है ना, देखिए अगर हम लोग ग्राउंड पे खड़े होकर अगर हम लोग यहाँ से भी फेंक रहा हूँ तो मेरी हाइट जो ग्राउंड से इस ये जो हाइट है ग्राउंड से कुछ ना कुछ तो होगी, तो मतलब उसको किसी न किसी हाइट से ही फेंकना है किसी एंगल के ऊपर, और वो एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन जो है कौन सी लगाएंगे, ऊपर से नीचे आ रही मतलब वर्टिकल वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो वर्टिकल वाली इक्वेशन क्या होती है बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, ये इक्वेशन आपको याद है। ठीक है ना, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का 1/t ए वाई टी का होल स्क्वायर, है ना, 1/t का होल स्क्वायर। अब देखो वर्टिकली इक्वेशन मैंने लगाई यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि y की जगह तो कौन आएगा बताओ, h आएगा, क्योंकि जब लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कितनी हाइट से हमने फेंका ऑब्जेक्ट को, तो हाइट कितनी बताओ, h हाइट है, यानी ऊपर से नीचे आने में जो हाइट है वो कितनी है, h है। टाइम कितना लगेगा बताओ, टाइम मैंने कितना मान रखा, t इज द कंप्लीट टाइम, ऊपर से लेकर नीचे तक आने में जो टाइम होगा वो कंप्लीट टाइम है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बताओ, यू वाई कितना बताओ, यहाँ से 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए की जो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का जी ले लेंगे, ऊपर से नीचे आ रही है, इंटू टी का स्क्वायर का मतलब आएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है होगा आपका कंप्लीट टाइम के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द टारगेट के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसका कंप्लीट पाथ जो है उसका मैंने टाइम कितना ले लिया, टी ले लिया है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2h/g इंटू टी का यहाँ पे कर दिया मैंने रूट। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2h/g, क्या आ गया 2h/g, मतलब इतना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को देख के आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो u और v पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इनिशियली मैं उस बॉडी को कितनी वेलोसिटी दे रहा हूं उसके ऊपर उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये केवल क्या करता है, केवल और केवल इस बात पे मैटर करता है कि हम लोग कितनी हाइट से उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है ना, यानी आपकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, कितना टाइम लेगी कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आने में, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है। अगर मैं इस पेन को जो है इतनी हाइट से 50 की स्पीड से फेंकूं और इतनी हाइट से 100 की स्पीड से फेंकूं, दोनों ही केस में जो है ऑब्जेक्ट जो है एक ही जगह पे जाके टाइम जो है वो क्या होगा, उनका सेम होगा, रेंज उसकी अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग जगह पे जाके गिरेंगे, लेकिन उनका टाइम जो है वो क्या लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा जब हवा नहीं बह रही होगी। तो यानी अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो दोनों ही बॉडी को टाइम उतना ही लगेगा, चाहे हम लोग उस बॉडी की स्पीड ज्यादा कर दें, उसको हम लोग जो है स्पीड क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर दे, चाहे क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है ना, लेकिन उसका जो फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। देखो अगर मैं किसी बॉडी को बराबर हाइट से फेंकता हूं दो अलग अलग वेलोसिटी से, तो कह रहा है कि दोनों जो है इक्वल टाइम में पहुंचेंगे। ठीक है ना, फिर से सुन लो, इक्वल हाइट से दो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकने पे उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी उनको ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, उनकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है बेटा, अलग अलग हो सकती है। वो हो सकता है कि ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, हो सकता है कि वो कम दूरी पे जाके गिरे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का 2h/g, यानी जितना
हाइट ज्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। यानी अगर मैं किसी 100 बिल्डिंग जो है ऊपर आपका जो मंजिल है उससे फेंकता हूँ किसी बॉडी को तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और अगर हम लोग किसी एक ही छत से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। हाइट मैटर करती है, स्पीड मैटर नहीं करती, ठीक है ना। अगर स्पीड अलग अलग है और हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, और अगर हाइट अलग अलग है और स्पीड सेम भी है तो कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा वहां पे। हाइट अलग होने से टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बाकी तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। तो ये था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे क्या होगा बताओ? नंबर 3 पे होगा आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज। कोई आपसे ये पूछे कि बताइए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो है 5 की स्पीड से और हॉरिजेंटली जो है मैंने फेंक दिया है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, तो बताओ उसकी रेंज कितनी होगी, कहाँ पे जाके गिरेगा। तो रेंज की जब बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? देखिए रेंज क्या होती है? रेंज एक टाइप की डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड इंटू क्या होता है बताओ? टाइम होता है। स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। तो यहां से लेके यहां तक जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है बताओ? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है बताओ? u। देखिए ये लिख रखा हमने, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के पास हमेशा एक जैसी स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। वो कितनी है बेटा? ux है, उसको हम लोग u मान लेते हैं। तो स्पीड तो हो गई कितनी? u इंटू टी। टी का मतलब होता है यहां से लेके वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2h/g अंडर द रूट इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? रेंज आएगा। तो रेंज का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाल लेते हैं तो रेंज का फॉर्मूला निकालना बड़ा इजी है। रेंज का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजेंटल में कितनी स्पीड देते हैं? u देते हैं, और टाइम कितना होता है? 2h/g। तो वहां पे रेंज का फॉर्मूला आ गया, इतनी रेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर 4 पे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी। मान लीजिए कि हमारे ऑब्जेक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक आने में 4 सेकंड लगे। कितने लगे? 4 सेकंड। भाई इस पेन को जो मैं यहाँ से फेंक देता हूँ और अर्थ तक जाने में इसको 4 सेकंड लगे, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि 4 सेकंड के बाद में तो आपको पता चली जाएगा कि क्या तो रेंज होगी, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या उसका पाथ होगा। लेकिन मैं पूछूं कि 3 सेकंड के बाद में बताओ, ठीक है ना। शुरू में कितनी वेलोसिटी थी बताओ? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ आया तो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, यहाँ पे और चेंज हो गई, यहाँ पे और चेंज हो गई। तो पूछ रहा कि 3 सेकंड के बाद बताओ, मतलब किसी बीच के टाइम पे पूछा जाए कि बताओ कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या फिर एनी टाइम टी, वो पूछ ले तो आपको कैसे निकालना है। तो देखिए एनी टाइम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, किसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसके पास में 2 वेलोसिटी होती है। तो नेट जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? vx का स्क्वायर प्लस में कितना होता है? vy का स्क्वायर का रूट। जब 2 वेक्टर आते हैं और दोनों ही वेक्टर 90 डिग्री पे, देखिए ये वाली वेलोसिटी क्या है? इधर है, और ये वाली वेलोसिटी क्या है? वर्टिकली है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों वेलोसिटी जब दे रखी है तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? वेक्टर रूल से निकालेंगे। तो वेक्टर रूल हमको याद है, आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा का अंडर द रूट। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो कोस 90 कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। तो ओनली बचेगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं vx का स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x में, प्लस में vy का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी y में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो vy कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। और vx कितना है? u है, u का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो u आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो u ही दी थी, लेकिन अभी पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बताइए टाइम t के बाद में, तो इतने टाइम के बाद में कितना होगा? ये फॉर्मूला होगा। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, फाइनली बाद में t टाइम के बाद में कितना होगा। तो देखो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है x में, तो वो तो हमेशा क्या होती है? u ही होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है x डायरेक्शन में वो कभी चेंज नहीं होती। स्टार्टिंग में कितनी दी थी? u, तो फाइनली भी कितनी रहेगी बताओ? u रहेगी। तो वो तो u ही है, बड़ा सिंपल है। अगर हमारे पास फॉर्मूला भी है निकालने का तो हमारे पास में ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे मैंने x लगा दिया, यहाँ पे मैंने x लगा दिया, यहाँ पे मैंने x लगा दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे a कितना है? x कितना बताओ? 0। यहाँ पे देख पा रहे पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। ये 0 होने के बाद में क्या बचा? ux प्लस में कितना हो गया? 0 इंटू टी दैट इज इक्वल टू ux। और ux को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? u मान के चल रहे हैं।
तो डायरेक्टली बोल दो, चाहे हम लोग इसमें इक्वेशन में पुट करके बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी यू ही रहेगी, ठीक है ना। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी इज इक्वल टू, ये भी निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्टिकल में क्या होगा, यू वाई आपका, यू वाई कितना स्टार्टिंग में 0 है, तो ये आएगा आपका 0 प्लस में आएगा ए वाई को हम लोग मान के चल रहे हैं जी, ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन आपका प्लस जी है, इनटू टाइम कितना टी, यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, स्मॉल टी लिया। अगर मैं यहाँ का पूछूं तो कैपिटल टी होता है, यहाँ का स्मॉल टी है, दैट इज इक्वल टू जी इंटू टी। ये आपकी दोनों वेलोसिटी आ गई वी एक्स और वी वाई, दोनों को उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वी नेट आपका आएगा कितना आएगा, यू स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर द रूट। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला केस हमने सीखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कि अगर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो वहां पे आपका कितना टाइम लगेगा, पाथ की इक्वेशन कैसी होगी, और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, और साथ में क्या होगा आपका वेलोसिटी एट एनी टाइम कितना होगा। ये चारों पैरामीटर्स हम लोग इस निकाल सकते हैं। फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के कॉन्स्टेंट है आपका, g अपॉन टू यू स्क्वायर, आपका t इज इक्वल टू 2h बाई जी इंटू यू, आपका रेंज आ जाएगी और आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस पे करते हैं एक दो क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे हमको फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, ये लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज थ्रोन हॉरिजेंटली। क्वेश्चन में अपने को ये पता लगाना जरूरी है कि वर्टिकल मतलब आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हॉरिजेंटल है या फिर आपका एंगुलर है, ठीक है ना। जब एंगुलर होगा तो आपको एंगल गिवन होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकली नहीं फेंक रहे हम लोग, हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं 2 किलोग्राम की बॉडी को विद वेलोसिटी 2 मीटर या फिर वेलोसिटी बोल देते हैं 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की इस वेलोसिटी से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्या है फेंक दिया, ठीक है ना, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर बोल रहा है फ्रॉम ए बिल्डिंग या फिर फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर यानी 100 मीटर की जो टावर है उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो कि 2 kg का मास का है उसको हॉरिजॉन्टली मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। नंबर 2 पे पूछा है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, कितना टाइम लगेगा। नंबर 3 पे पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, और नंबर 4 पे पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद में उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, वो अपने को क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी पैरामीटर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में वो अपने को लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 2 kg हो गया, गिवन है। आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू एक्स वो आपकी कितनी बताओ 10 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद में जो आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपकी कितनी दे रखी है 100 मीटर है। और आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले रेंज पूछा गया, क्या पूछा गया है, हाँ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी, ठीक है ना। तो पाथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y इज इक्वल टू कितना होता है के एक्स स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है बताओ, के की वैल्यू क्या होती है g अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं, g की वैल्यू कितनी होती है 10। देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन को इजीली से सोल्व करने के लिए हम लोग वहां पे 10 ले सकते हैं, ठीक है ना। 10 अपॉन 2 कितना है, 2 तो कांस्टेंट है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, 10 दे रखी तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 आएगा, इनटू कितना x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई तो ये आ गई 1/20 x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट
और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1/20, ठीक है ना। इसका मतलब ये उस पाथ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर मैं पता लगाना चाहूँ कि भाई x के किन किन वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी, और अगर मैं उसको ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ऐसा पैराबोलिक पाथ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पूछा इसने क्या, नंबर 2 पे इसने पूछा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2h/g का अंडर द रूट होता है। तो 2 इंटू हाइट कितनी बताओ 100 अपॉन में g कितना बताओ, g तो आपका 10 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 20 का रूट आएगा, ठीक है ना, 2√5 आएगा, ठीक है, 2√5 सेकेंड। मतलब इतना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में 2.2√5 सेकेंड, ठीक है। मतलब टाइम जो है 2 सेकेंड से ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेक्स्ट आपका रेंज क्या होगी, नंबर 3 पे क्या होगी, रेंज पूछी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, u इंटू क्या होता है t होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u होती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम तो हमने निकाल रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, 10 इंटू 2√5 तो क्या आएगा 20√5 आ जाएगा, 20√5 मीटर पर आपका मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20√5 मीटर पे जो है वो बॉडी जो है जाके गिरेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नंबर 4 पे वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो v नेट होगा आपका u² प्लस g² t²। तो u कितना बताओ 10, तो 100 आएगा, प्लस में g² का मतलब फिर से g की वैल्यू 10 होती है तो 100 आएगा, इंटू t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आएगा 200, ये आएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जेक्ट जो है 10√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा उस टाइम पे जो टाइम है वो कितना होगा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद में इतनी स्पीड से मूव करेगा, ठीक है ना। आप 1.5 पे पूछ सकते हो, 0.5 सेकंड पे पूछ सकते हो, जितने भी टाइम पे आपको पूछे वो उसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका मैक्सिमम टाइम जो लेगा ऊपर से नीचे आने में उस टाइम से कम वैल्यू पे आपको पता पूछना चाहिए। अगर ज्यादा पे पूछेगा तो बॉडी बाद में तो रेस्ट पे आई जाएगी गिरने के बाद में, तो पहले पूछेगा, ठीक है ना, 0 से लेके उतने टाइम के, ठीक है। तो ये था भाई आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है कंसेप्ट, और इसको हम लोगों ने समझा। इसमें पहला जो टॉपिक था वो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट जो आपका होगा आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, तो आई होप आप सभी को जो है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है और अच्छे क्वेश्चंस जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें दोनों को ही हम लोग मिक्स करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।